all my dear student, I welcome all my dear student to very special lecture series of metals and non-metals 8th science and technology। तो इन लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे किसके? मेटल के। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके? नॉन मेटल के। किसके? नॉन मेटल के। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ नॉन मेटल्स। क्या? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल मतलब जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो नॉर्मली कार्बन जिसका सिंबल होता है सी, सल्फर जिसका सिंबल होता है एस, फॉस्फोरस जिसका सिंबल होता है पी, आर फ्यू नॉन मेटल्स। ये कुछ नॉन मेटल्स है। जनरली दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब ठिसूल। ठिसूल मीन्स आपने कभी खड़ू देखा है? खड़ू, चौकपीस, उस पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मेटल ऐसे ब्रेक होता है क्या? नहीं। मेटल पे अगर आप फोर्स लगाओगे या तो उसका बारीक सी शीट तैयार हो जाएगी, उसको बोलेंगे मेलिएबल, या फिर उसका वायर बन जाएगा, उसको बोलेंगे डक्टाइल। लेकिन ऐसे नहीं होता, ये ब्रिटल होता है और नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब इसमें चमक नहीं होती। नॉन मेटल चमकते नहीं है। ठीक है, तो आइए अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। इसमें जो एक्सेप्शन है ना, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो एक्सेप्शन को थोड़ा सा अच्छे से मेमोराइज कर लेना। ठीक है, तो देख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो पहला फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। तो नॉर्मली सारे मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं? एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब नॉर्मली टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल्स आर सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एज वेल एज गैस। तो तीनों स्टेट में अवेलेबल है। नॉन मेटल्स आर अवेलेबल इन 3 स्टेट, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एज वेल एज गैस। लेकिन जो मेटल है वो सारे मेटल ऑलमोस्ट क्या थे? सॉलिड, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से, जैसे कि सॉलिड में नॉन मेटल कौन है? कार्बन सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, फॉस्फोरस सॉलिड है, तो ये सॉलिड नॉन मेटल है। ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये गैस नॉन मेटल है। दीज आर द गैस नॉन मेटल्स। ठीक है, उसके बाद लस्टर के बारे में। मेटल तो लस्टरस थे, लेकिन नॉन मेटल में किसी भी प्रकार का लस्टर नहीं होता, मतलब ये चमकते नहीं है। ये चमकेंगे क्या? नहीं चमकेंगे। ओके, सो नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, इनमें चमक नहीं होती है, नहीं चमकेंगे। एक्सेप्ट इसको छोड़ के, किसको? डायमंड एंड आयोडीन। तो डायमंड और आयोडीन के क्रिस्टल चमकने लगते हैं। एक चीज याद रखो, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसके 3 एलोट्रोप होते हैं। कितने एलोट्रोप होते हैं? 3 एलोट्रोप। समझाऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कार्बन 3 अलग अलग फॉर्म में होता है। एक होता है ग्राफाइट, एक होता है डायमंड, ये डिटेल में पढ़ोगे आप 11th 12th में, और 10th में भी है। और तीसरा होता है फुलेरीन। तीसरा क्या होता है? फुलेरीन। तो ये कार्बन की अरेंजमेंट अलग अलग होती है। बेसिकली होता कार्बन ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाता है। तो कार्बन आपको 3 फॉर्म में मिलेगा, इसको बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है। जैसे शक्कर ले लो आप, शक्कर, खड़ी शक्कर अलग होती है, खड़ी साखर अलग होती है, पीटी साखर अलग होती है, और हमारे घर की शुगर अलग अलग होती है। तो तीनों है शक्कर ही, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर कैसा है? अलग अलग है। ऐसे ही ये तीनों है कार्बन ही, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ग्राफाइट, डायमंड, फुलेरी। ठीक है, तो ये जो ग्राफाइट है ये एक्सेप्शन आएगा, बताऊंगा मैं आगे। ये जो डायमंड है, डायमंड चमकता है, डायमंड चमकता है। ठीक है, तो डायमंड चमकता है और आयोडीन चमकता है, बाकी सारे नॉन मेटल नहीं चमकते। ठीक है, तो उसका एक्सेप्शन याद रखो। थर्ड वन कलर। अब कलर अभी से याद कर लोगे तो 11th 12th में बहुत मदद होगी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस। कुछ नॉन मेटल कलरलेस होते हैं, मतलब उनको कोई कलर नहीं होता। एंड सम हैव कलर, बस किसी किसी को कलर भी होता है। फॉर एग्जांपल सल्फर येलो कलर का नॉन मेटल है, याद रखना प्लीज। सल्फर येलो कलर का नॉन मेटल है। और ब्रोमीन ब्राउन, ब्रोमीन ब्राउन कलर का, और ब्रोमीन कैसा था? लिक्विड था। तो ब्रोमीन ब्राउन कलर का लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन के बारे में 2 चीजें याद रखना, ब्रोमीन ब्राउन कलर का है, ब्रोमीन लिक्विड है, और ब्रोमीन नॉन मेटल भी है। ठीक है, ऐसे ही कार्बन ब्लैक होता है। कौन सा? कोलसा ब्लैक होता है उसके बाद ब्रिटलनेस मतलब ठिसूलपना। कैसा? ठिसूलपना मतलब फोर्स लगाओगे जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे, जैसे चॉकपीस होता है। ओके, उसको फोर्स लगाओगे वो फूट जाएंगे। ओके, ब्रिटलनेस। तो सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, सॉलिड मेटल्स आर हार्ड। किसी मेटल पे आप फोर्स लगाओगे, ब्रेक होगा क्या? वो नहीं होगा। फूटेगा क्या? नहीं फूटेगा। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है? फूट जाता है, ब्रिटल होते हैं। सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, कुछ नॉन मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। तो जो डायमंड प्रकार है कार्बन का,
कार्बन का जो डायमंड प्रकार है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यूनिवर्स का हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो कि नॉन मेटल है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, समझ रहे हो एलोट्रोप मतलब क्या? कार्बन की 3 एलोट्रोप है, मतलब क्या? बेसिकली तीनों कार्बन से ही बने हैं लेकिन तीनों की अरेंजमेंट अलग अलग होगी, ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये क्या होता है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। कैसे होता है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब उसके बाद डक्टाइलिटी एंड मेलिएबिलिटी। डक्टाइलिटी मतलब वायर फॉर्मिंग एबिलिटी एंड मेलिएबिलिटी मतलब शीट फॉर्मिंग एबिलिटी। डक्टाइलिटी क्या? अगर मेटल को आप किसी फाइन होल में से, बारीक होल में से पास करोगे तो उसके वायर बन जाते हैं, इसको बोलते हैं डक्टाइलिटी। लेकिन ऐसी कोई एबिलिटी नॉन मेटल में नहीं मिलती बिकॉज वो ब्रिटल होते हैं। मेलिएबिलिटी, आप नॉन मेटल को मारोगे तो फूट जाएंगे, लेकिन मेटल को अगर आप मारोगे तो उसकी प्लेन शीट, बारीक सी शीट बन जाती है, तो उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल। ना तो उसका आप वायर बना सकते हो, ना ही उसका पतरा बना सकते हो, या थिन प्लेट बना सकते हो, या थिन शीट बना सकते हो, ठीक है। अब रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स आर नॉर्मली कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और मेटल में एक्सेप्शन क्या था? लीड में से ना तो हीट जाएगी ना तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। ऐसे ही सारे जो नॉन मेटल होते हैं ऑलमोस्ट आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों नहीं जा सकते। इसका एक्सेप्शन है ग्राफाइट, कार्बन ग्राफाइट। फिर से आ गया देखो कार्बन ग्राफाइट। अब ये फुलेरिन जो तीसरा आइसोट्रोप होता है, अगर आपको इसकी मालूमात चाहिए तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, याद रखना। तो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड है, ग्राफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर है, और फुलेरिन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो बेसिकली कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ओके। उसके बाद डेंसिटी के बारे में बात करें। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। जो ज्यादा वजन होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो मेटल्स आर हेवी तो उनकी डेंसिटी ज्यादा थी, लेकिन नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होगी? लो डेंसिटी होगी, बिकॉज वो लिक्विड और गैसेस भी होते हैं ना, तो उनकी डेंसिटी नॉर्मली लो होगी। अब बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। एक चीज समझ लो, सॉलिड को अगर आप गर्म करोगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को फिर से गर्म करना चालू रखोगे तो वो गैस होगा। तो जिस भी टेम्परेचर पे सॉलिड का लिक्विड होता है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जिस भी टेम्परेचर पे लिक्विड का गैस होता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज वो सॉफ्ट होते हैं ना, एक्सेप्ट सॉलिड नॉन मेटल्स लाइक कार्बन एंड बोरॉन। तो कार्बन और बोरॉन ये हार्ड नॉन मेटल है, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन बेसिकली नॉर्मली सारे नॉन मेटल का जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो अब क्या करेंगे? मेटल और नॉन मेटल का डिस्टिंग्विश करेंगे और दोनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस देखते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। देखो इस साइड हमने मेटल लिखा है और यहां पर हमने लिखा है नॉन मेटल। तो सबसे पहले बात करेंगे लस्टर की। तो लस्टर के बारे में क्या कह सकते हो? मेटल में लस्टर होता है, चमक होती है, नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता। तो आप 2 कॉलम कर देना, इधर लिखना दे हैव लस्टर, दे डू नॉट हैव लस्टर, सिंपल। मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब उसका पतरा बना सकते हैं हम, उसकी शीट बना सकते हैं हैमर करने के बाद। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स और पतरा। डक्टाइल मतलब मेटल के वायर बना सकते हैं हम, नॉन मेटल के वायर बना नहीं सकते। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट, तो मेटल्स आर नॉर्मली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी बट नॉन मेटल्स आर सॉलिड कॉमा लिक्विड एज वेल एज गैस। तो तीनों स्टेट में भी नॉन मेटल, मतलब तीनों स्टेट के कंपाउंड नॉन मेटल हमारे पास अवेलेबल है। डेंसिटी मेटल्स की नॉर्मली हाई होती है, इनकी कैसे होती है? लो होती, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपीबीपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है? हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है? लो होता है। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या आराम से लिख लो, इसको समझ में आया? तो क्या बोलोगे? मेटल्स हैव लस्टर, नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर। मेटल्स आर मेलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। Metals are ductile, non-metals are not ductile. Metals are good conductor of heat and electricity, non-metals are not good conductor of heat and electricity. Metals are only present in solid state except mercury which is liquid, but non-metals are solid as well as liquid as well as gas. So density of metal is normally high, density of non-metal is normally low. Melting point and boiling point of metals are high, melting point and boiling point of non-metal is low. ठीक है। अब देख लो
प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और उसका डेली लाइफ का यूज क्या होता है। तो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब इसका वायर बनाया जा सकता है बारीक। तो हम गोल्ड, सिल्वर, चांदी या सोने के ऑर्नामेंट्स मतलब दागीने, ज्वेलरी, उनको ऑर्नामेंट बोलते हैं। तो ऑर्नामेंट में बारीक ऐसा नक्शी का काम किया जाता है, नेकलेस वगैरह बनाया जाता है। तो मेटल में एबिलिटी होती है, उसके बारीक बारीक वायर हम बना सकते हैं, उस पर डिजाइन हम बना सकते हैं। इसलिए गोल्ड और सिल्वर को ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी मतलब दागीने बनाने में हम यूज करते हैं। उसके बाद मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी मतलब पतरा बनाने की एबिलिटी। तो एल्यूमिनियम शीट है हमारे पास, एल्यूमिनियम की शीट होती है। गैल्वेनाइजेशन ऑफ शीट, गैल्वेनाइजेशन मतलब एक मेटल पे दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना। जैसे कि आपने कॉइन देखा है, कॉइन, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, उस पर कवर चढ़ा हुआ होता है। या फिर आजकल फैशन है, चांदी के ऑर्नामेंट्स लो, उस पे सोने का पानी चढ़ाओ, तो वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? गैल्वेनाइजेशन। हायर स्टैंडर्ड में डिटेल में आप पढ़ोगे उसको। उसके बाद कंडक्शन ऑफ हीट। तो देखो जो यूटेंसिल होते हैं, यूटेंसिल भांडी जिसमें हम खाना वगैरह पकाते हैं, वो स्टील के होते हैं, कॉपर वेसल कॉपर के होते हैं, या बॉयलर जो बनता है अलग अलग तरह के जिसमें पानी गर्म किया जाता है, या जो कुछ भी कंटेनर होता है, तो दैट कंटेनर आर मेटेलिक। व्हाई? बिकॉज मेटल कंडक्ट हीट ना, तो नीचे की हीट वो ऊपर पास करेंगे, इसलिए सारे कंटेनर मेटल से बने हुए होते हैं। ओके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर वायर जिसमें से करंट जा सकता है, तो सारे वायर कॉपर के बने हुए होते हैं। उसके बाद सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हैमर्ड। ओके, मेटल को आप हैमर करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, उसको सोनोरिटी बोलते हैं। तो जो बेल होती है स्कूल में, वो ब्रास मेटल की बनी हुई होती है। तो ब्रास इज अ वेरी गुड मेटल और वेरी गुड सोनोरस मेटल, मतलब ब्रास को अगर आप हिट करोगे तो बहुत अच्छा आवाज आएगा। ठीक है, तो दैट प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन ब्रास मेटल। अब एक चीज याद रखो, हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा था, याद है आपको? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने गोल्ड यूज किया था। क्या यूज किया था? गोल्ड। तो गोल्ड क्यों यूज किया था? बिकॉज गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसका हम इतना बारीक वायर बना सकते हैं। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड, मोस्ट डक्टाइल मेटल मतलब एकदम बारीक वायर इसका हम बना सकते हैं। कितने डायमीटर का? 1 डिवाइडेड बाय 5000 मिलीमीटर, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतना बारीक वायर आप इसका बना सकते हो। और गोल्ड को जब आप हिट करोगे तो इसकी शीट बन जाएगी जिसकी थिकनेस कितनी होगी? 1 डिवाइडेड बाय 10,000 मिलीमीटर, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी पतली शीट बना सकते हो, या इतना पतला आप वायर उसका बना सकते हो। गोल्ड में वो एबिलिटी होती है। तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलिएबल मेटल, याद रखना। और गोल्ड से आप कितने डायमीटर का वायर बना सकते हो? 1 डिवाइडेड बाय 5000। और कितने थिकनेस की शीट बना सकते हो? 1 डिवाइडेड बाय 10,000। और ये जो गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, ये सारे जो मेटल है, ये हाईली मेलिएबल मेटल है। ओके, हाईली मेलिएबल मेटल है। लेकिन गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो हाईली मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। आप गोल्ड से कितने थिकनेस की फ्रेम बना सकते हो, शीट बना सकते हो? 1 बाय 10,000। और कितने डायमीटर की वायर बना सकते हो? 1 बाय 5000। ओके, तो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए अब मेटलाइट समझते हैं। देख लो बच्चों, हुआ क्या था, जब एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हुए तो पहले 30-32 एलिमेंट डिस्कवर हुए, फिर 60, फिर 90, फिर 118 तक एलिमेंट पहुंचे। तो 118 एलिमेंट को स्टडी करने के लिए अब अलग अलग उसको स्टडी करते बैठोगे तो आपको 118 चैप्टर होंगे। हाइड्रोजन चैप्टर, ऑक्सीजन चैप्टर, कार्बन चैप्टर, नियॉन चैप्टर, सल्फर चैप्टर। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है इसका स्टडी करना। तो कोई चीज अगर आप बल्क में स्टडी करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? उसको क्लासिफाई कर दोगे। और क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले जो लॉजिक यूज किया गया एलिमेंट को, वो था मेटल एंड नॉन मेटल। तो जिसमें से करंट जा सकता है या हीट जा सकती है उनको मेटल के कैटेगरी में डाला गया, और जिसमें से करंट और हीट नहीं जा सकती जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, इनको नॉन मेटल के कैटेगरी में डाला गया। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी थी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी थी। अब वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि इसको क्या बोलना चाहिए, मेटल बोलना चाहिए या नॉन मेटल बोलना चाहिए। मेटल बोलोगे तो नॉन मेटल भी है, नॉन मेटल बोलोगे तो मेटल भी है। तो इसका तीसरा नाम रखा गया एंड दैट इज मेटालॉइड, दैट इज मेटालॉइड। तो मेटालॉइड में दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं। सम एलिमेंट्स सच एज अर्सेनिक, अर्सेनिक का सिंबल होता है AS, सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल होता है SI, एटॉमिक नंबर 14 याद रख लेना, अर्सेनिक का देख लेना पीरियोडिक टेबल में, ज्यादा यूज नहीं होता उसका। जर्मेनियम, जर्मेनियम का सिंबल होता है GE, एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल होता है SB, SB हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट मतलब बीच के होते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटालॉइड। तो उनको क्या बोला जाता है? मेटालॉइड। तो इसको सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर भी। और ये पूरी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना,
जिससे मोबाइल बन रहे, लैपटॉप बन रहे, दिन ब दिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनका साइज कम होते जा रहा है, इसके पीछे है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, पूरी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। अब मुझे कंफ्यूज होता था जब मैं स्कूल में था कि कैसे सर मेटल की भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो होता क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अगर मेटालॉइड का आप टेम्परेचर लो रखोगे तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा एंड दे आर इंसुलेटर, दे एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। अगर इसका टेम्परेचर आप लो रखोगे तो ये इंसुलेटर का काम करेंगे। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, उसमें वाइब्रेशन, हलचल, मूवमेंट बढ़ जाएगी और कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे एंड दे बिकम कंडक्टर। बस इतना ही है कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में या मेटालॉइड के बारे में एक चीज याद रखना, जब टेम्परेचर लो होता है तो वो इंसुलेटर का काम करते हैं और जब टेम्परेचर हाई होता है तो कंडक्टर का काम करते हैं। तो दोनों हो गए ना, तो इसलिए इनको थर्ड कैटेगरी में डाला गया है जिसका नाम रखा गया है मेटालॉइड। और मेटालॉइड कौन कौन से है, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सारे मेटालॉइड है। मतलब लो टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे और हाई टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। तो अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल देख चुके हैं। अब इसके बाद बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मेटल के। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो एक चीज याद रखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब एक्सटर्नली उसका अपीयरेंस कैसा है, रंग कैसा है, कलर कैसा है, मारोगे तो बजेगा क्या, तोड़ोगे तो फूटेगा क्या, तो ये सारी चीजें जो होंगी उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन एन ओवरऑल फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें। लेकिन इंटरनली उसकी कुछ केमिकल रिएक्शन होती है क्या, उसको बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। हमेशा याद रखना, किसी भी जगह पर केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो उसके एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का देना लेना होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा और बॉन्ड बन जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमेशा याद रखना, जब लोगों ने ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने तरह तरह के कंपाउंड को ऑब्जर्व किया, तो एक चीज उनके नजरों में आई। वो चीज ये थी कि जिस भी एलिमेंट के आखिरी ऑर्बिट में, जिसको बोला जाता है वैलेंस ऑर्बिट, 8 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल था। तो उससे बना ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, जिस भी एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा, उसका पेट भर जाएगा, वो आराम से रेस्ट रहेगा, किसी के साथ रिएक्ट होगा ना, तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से लेगा, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने तक कोई भी एलिमेंट रिएक्टिविटी दिखाता रहेगा। तो ये जो नेचर में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, लोखंड रखा आपने, उस पर जंग चढ़ रहा है, दूध का दही बन रहा है, लेकिन जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ये सारे 8 इलेक्ट्रॉन के गेनिंग के लिए हो रहे हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब केमिकल प्रॉपर्टी समझते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी भी एटम के अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 2n², इस फॉर्मूले के हिसाब से n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल या ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, आपको पता है, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। k के लिए n कितना होता है 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। तो ये नंबर होते हैं। तो इस हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे इलेक्ट्रॉन को तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इज द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ एनी एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। देगा तो अलग कैटेगरी वाला होगा, लेगा तो अलग कैटेगरी वाला होगा। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2,6। तो इसको बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आपने डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग शेल में, ये k शेल है, ये l शेल है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है उसका केमिकल बिहेवियर। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ मेटल हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो जो कुछ भी मेटल रहेगा उसके वैलेंस शेल में, मतलब आखिरी शेल में, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 रहेंगे या 3 रहेंगे। तो 3 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा 2,8,1, 8 और 2 10 और 1 11। इसका कैसे होगा 2,8,2, 8 और 2 10 और 2 12। इसका कैसे होगा 2,8,3। तो सोडियम के वैलेंस शेल में कितने, अब वैलेंस शेल कौन सी, ये K, L और ये M। तो M शेल वैलेंस शेल है इसकी। ओके, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे मेटल है, ये सारे मेटल है। कैसे आइडेंटिफाई किया, बिकॉज इसके वैलेंस शेल में 3 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1, 2 या 3। तो ये सारे क्या रहेंगे
मेटल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? मेटल। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मेटल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एलिमेंट हैविंग, देख लो, एलिमेंट हैविंग लेस देन, ऐसे भी बोल सकते हो, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो आखिरी शेल में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या रहेगा? मेटल रहेगा। क्या रहेगा? मेटल रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का कैसा होगा? वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे? हमेशा ही इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी ना किसी को। क्यों दे देंगे? अब देख लो, सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इसको स्टेबल होना है तो 2 ऑप्शन है, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, या अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वैलेंस शेल ये बन जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आसान कौन सा है? 1 इलेक्ट्रॉन देना या 7 लेना? अब 7-7 इलेक्ट्रॉन कौन देंगे भाई? इसको कोई नहीं देगा। तो आसान क्या है इसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। ये सोडियम क्या करता है फिर? Na2,8,1 अपने अंदर का 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और ये क्या बन जाता है? Na2,8 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। माइनस दूर गया तो इसलिए इस पे एक चार्ज आ जाएगा प्लस। तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया, इसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। ओके, तो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ओके, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, याद रखना, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? मेटल के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 से कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमेशा ही वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, इसलिए वो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मैग्नीशियम को देख लो, मैग्नीशियम 12, 2,8,2। ओके, अब इसको स्टेबल होना है तो क्या ऑप्शन है? इसको क्या करना पड़ेगा? एक तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो स्टेबल बन जाएगा। 6 लेना आसान है या 2 देना आसान है? 2 देना आसान है। तो ये आराम से क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और स्टेबल बन जाएगा 2,8। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब 2 माइनस चले गए तो इसके सर पर 2 प्लस आ जाएंगे, Mg++। ये मैग्नीशियम आयन, ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, ये मैग्नीशियम आयन, ये सोडियम एटम, सोडियम एटम, सोडियम आयन, मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम आयन। ऐसे ही क्या? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के पास क्या ऑप्शन है? 3 इलेक्ट्रॉन दे दे या 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। 5 लेगा तो 5 और 3 8, 3 दे देगा तो वैलेंस शेल ये बन जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कौन सा रास्ता अपनाएगा? एल्यूमिनियम अपनाएगा 2,8,3। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एल्यूमिनियम बन जाएगा 2,8। कैसे बना? 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन गए मतलब 3 निगेटिव चार्ज चले गए, मतलब इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो ये एल्यूमिनियम का आयन होगा, ये एल्यूमिनियम का आयन होगा। तो आयन जो होते हैं मेटल के हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनमें कैपेसिटी कई की होती है इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिवली चार्ज बन जाना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। कौन? मेटल्स। और खुद पे कौन सा चार्ज लाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। हेंस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो। अब मेटल की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। अब एक चीज याद रखना, कंपाउंड के नेचर 3 हो सकते हैं, एक तो एसिड, दूसरा बेस और तीसरा साल्ट। ठीक है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखो, नाम लिखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो मैं लिखा देता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जितने जल्दी याद कर लोगे उतनी केमिस्ट्री आसान लगेगी। उसके बाद HNO3 इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके, कुछ होते हैं बेस, जैसे कि NaOH इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कुछ होते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद होते हैं LiOH, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिख लेना, लिथियम हाइड्रोक्साइड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? HClO4, इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड,
परक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जिसमें भी यच 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 होगा वो एसिड होगा, ओके। और एसिड क्या होते हैं, एसिड में क्या होता है, अनील, एसिड में ब्लू लिटमस रेड होता है, अनील अनील। अम्ल मतलब एसिड में नीला लिटमस लाल होता है, नीला लिटमस लाल होता है। और बेस में अनीता, अब बेस में उल्टा, लाल लिटमस नीला, अनील, एसिड में ब्लू लिटमस लाल होता है, नीला लिटमस लाल होता है, ओके। अब ये जो साल्ट होते हैं, साल्ट ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एसिड और बेस को मिक्स करके जो कुछ बनता है उसको बोलते हैं साल्ट। जैसे कि NaCl, नमक, NaCl, इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये साल्ट है, याद रखना, क्या, सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक, ओके। उसके बाद KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये उपासा मीट रहता, पोटेशियम क्लोराइड, जो तुम्हारा उपास होता है ना उसमें सेंदुलन का मीट बोलते हैं उसको, ओके, पोटेशियम क्लोराइड, ओके, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर AlCl3, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये सारे एसिड हो गए, ये सारे बेस हो गए, ये सारे साल्ट हो गए। इतने भी एग्जांपल अगर याद रखोगे तो आपको बहुत मदद होगी, आपको समझने में चीजें आसानी होगी। तो ये एसिड, इतने एसिड भी सफिशिएंट है, याद रख लो बस, ये बेस और ये साल्ट हो गया। चलो ठीक है, लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना यार, बहुत काम आएंगे आगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, अब मेटल अगर कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मेटल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन O2 होता है, याद रखना, O2 होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम होते हैं उसमें, दैट गिव्स, इसका ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है, दिस इज द ऑक्सीजन। अब इसका क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO, ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। अब ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 2 है, बैलेंस करना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, लेकिन इधर एक ही मैग्नीशियम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो देखो इधर 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो क्या बोलोगे, when magnesium is reacted with oxygen it gives magnesium oxide। मतलब देखो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो मेटल कौन है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, O2। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मेटल का ऑक्साइड मिला। तो क्या बोलोगे आप, when magnesium is reacted with oxygen it gives magnesium oxide। क्या दिया उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके बाद क्या होगा, द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये जो मेटल के ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर के होते हैं, हमेशा याद रखना। कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। आपको कैसे पता लगा ये बेसिक नेचर के होते हैं, इसमें अगर आप लाल लिटमस डालोगे, रेड लिटमस, तो ब्लू हो जाएगा। तो रेड लिटमस अगर ब्लू होता है तो उसको बोलते हैं बेस। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, याद रखना। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। उसके बाद मेटल ऑक्साइड, अब इसको आइडेंटिफाई करने की और एक प्रोसेस है। मेटल ऑक्साइड को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, अब एक चीज याद रखना, जो बेस होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, जो एसिड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट होते हैं, और रिएक्ट होने के बाद साल्ट और पानी दे देते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। देखेंगे हम साल्ट एंड वाटर, क्या देंगे वो, साल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो कि कौन से नेचर के थे, बेसिक नेचर के थे, बेसिक नेचर के थे। अब ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, बेस और एसिड की रिएक्शन होने के बाद साल्ट और पानी बनना, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड के साथ बेस रिएक्ट होता है और साल्ट और पानी मिल जाता है, ठीक है। अब यहां पर कौन सा ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कोई भी एसिड ले लो, ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम
ऑक्साइड। और ये कौन से नेचर का है? बेस का है। कौन से नेचर का है? बेस। अब इसके साथ डालेंगे एसिड, सिंपल HCl डालेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो होगा क्या देख लेना। अब मैग्नीशियम क्या करेगा? अभी देखा था हमने, मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, Mg++। अब ये प्लस प्लस मतलब ये माइनस माइनस होगा, O माइनस माइनस। कैसे पता लगा? इस पे नेट चार्ज कितना है? 0 है। अगर Mg++ होगा तो ऑक्सीजन माइनस माइनस होगा। सर +2 ही क्यों लिया? +3 या +1 क्यों नहीं लिया? बिकॉज मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12 है, 282। अब इसमें स्टेबल है मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए मतलब क्या बना? Mg++ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन ने। अब इलेक्ट्रॉन लेने पर वो क्या होगा? O माइनस माइनस प्लस प्लस। अब यहां पर ये H प्लस और Cl माइनस, ऐसे ही H प्लस और Cl माइनस। अब ये Mg++ है तो प्लस प्लस के लिए 2 माइनस चाहिए, तो मैं और एक H प्लस ले लूंगा और एक Cl माइनस ले लूंगा। अब 2 HCl मतलब मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो Mg+2, ये प्लस जाएगा ये माइनस के साथ, ये प्लस जाएगा ये माइनस के साथ, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, कैंसिल। और बचेगा क्या? MgCl2, 2 क्लोरीन। बिकॉज Mg पे +2 चार्ज था, Cl पे 1 माइनस है, Cl पे 1 माइनस है। आप बोलोगे सर Cl पे 1 माइनस क्यों आया? बिकॉज क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। 17 मतलब 2, 8 और 7। अब इसको आसान क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना। अब इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज आएगा, इसलिए माइनस चार्ज होता है। बस यही बेसिक होता है यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो MgCl2 बचा, इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये कैसा है? ये साल्ट है। ये कैसा है? साल्ट है। प्लस बचा क्या? अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मतलब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, कैंसिल। H2O मतलब वाटर। क्या बचा? वाटर बचा। समझ में आया? तो इस तरह से याद रखो, यहां पर 2-3 चीजें आपको समझनी है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। अब ये बेसिक नेचर वाला मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो वो साल्ट और पानी दे देगा। ठीक है? सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी इन विच वी हैव सीन द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एसिड। तो एसिड के साथ डायरेक्टली अगर आप मेटल को रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? पहले तो एक चीज समझो, कोई भी जो कंपाउंड होता है, एसिड हो बेस हो, तो वो 2 तरीके का हो सकता है। एक तो स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग, वीक। ओके, स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, स्ट्रॉन्ग को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। और वीक को बोलते हैं डाइल्यूट। समझ में आया? वीक को बोलते हैं डाइल्यूट। अब स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? देखो, स्ट्रॉन्ग मतलब अब स्ट्रॉन्ग HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब अगर ये कंटेनर है तो ये कंटेनर में 51% HCl होगा और 49% H2O होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ज्यादा HCl अगर होगा तो वो स्ट्रॉन्ग है। और सपोज कंटेनर है, इसमें बाउंड्री सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, 49% HCl है और 51% पानी है, तो पानी ज्यादा है ना, HCl कम है, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। अब कोई खुराफाती बच्चे क्या बोल रहे होंगे, सर 50-50 रहे तो क्या होगा? तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। समझ में आया? सैचुरेटेड मतलब 50-50, समझ में आया? 50-50 को सैचुरेटेड बोलेंगे। तो अगर HCl ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर पानी ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट पानी नहीं, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट है, बिकॉज 50 से कम है ना, आधे से कम है, तो वो डाइल्यूट हो गया। और सैचुरेटेड मतलब 50-50। तो इस तरह से लॉजिक याद रखना, स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेंट्रेटेड, वीक, डाइल्यूट का। ठीक है? तो अब देख लो, क्या करो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो। डाइल्यूट मतलब ज्यादा पानी होना चाहिए, कम एसिड होना चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। ओके, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या लेना है? डाइल्यूट लेना है। क्या लेना है? डाइल्यूट लेना है। ठीक है? अब इसमें क्या डालो? ऐड जिंक डस्ट। जिंक डस्ट मतलब जिंक का पाउडर। अब पाउडर क्यों ऐड करोगे? पाउडर इसलिए ऐड करेंगे कि रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। जैसे कि आप क्या करो, कंटेनर लो, कंटेनर में पीटी साखर डालो, पिसी हुई शक्कर डालो, जल्दी पिघल जाएगी। लेकिन खड़ी शक्कर डालो, उसमें बड़े बड़े खड़े डालो, पिघलेगी क्या जल्दी? नहीं। समझ में आया? तो जितना बारीक लोगे रिएक्शन उतने
जल्दी होगी। ओके, तो जिंक डस्ट डालो, मतलब इसमें जिंक डालेंगे। क्या डालेंगे? जिंक। ओके, जिंक। तो होगा क्या, इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। अब क्यों जाएगा हाइड्रोजन गैस, पहले समझ लो। जिंक क्या होगा? Zn++ होगा। अब क्यों प्लस प्लस होगा? जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है 30। तो क्या आएगा? 2, 8, 18, 2, 18, 20, 28, 30। समझ में आया? तो ये क्या, इसके पास दो ऑप्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आसान कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन देना। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा? Zn++। समझ में आया? Zn++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, Zn++ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, प्लस HCl कैसे होगा? H+Cl माइनस, H+Cl माइनस। तो अब मुझे और एक ले लूंगा मैं, H+ और Cl माइनस। तो ये 2 ले लिया मैंने, H+Cl माइनस। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको ऐसे लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस। तो होगा क्या, ये जो Cl माइनस है ये इसके पास आएगा, ये Cl माइनस इसके पास आएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कैंसल। तो Zn और 2 Cl मिलेगा ZnCl2। इसको बोलेंगे जिंक क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? जिंक क्लोराइड। तो ये साल्ट है, ये क्या है? साल्ट है, जिंक क्लोराइड। प्लस प्लस बचा क्या? H+ इलेक्ट्रॉन माइनस, ये कैंसल, ये कैंसल, H+ और ये इलेक्ट्रॉन ये कैंसल, H और H कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो गैस को ऐसे एरो अपवर्ड बताते हैं, मतलब गैस ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा ना, तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? तो जिंक रिएक्ट होगा एसिड के साथ, मतलब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होने पर साल्ट दे देता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट क्यों लिया सर? अगर सपोज आपने ये कॉन्सेंट्रेटेड लिया होता, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज्यादा एसिड पानी कम, तो ये रिएक्शन इतने जोर से होती, इतने जल्दी गैस ऐसा बाहर रिलीज होने को कोशिश करता कि सपोज ये कांच का कंटेनर है, इसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भरा। कैसा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भरा? और इसमें जिंक डाला आपने, जिंक डाला। तो जिंक डालते ही इतना जल्दी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता, इतने जल्दी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता कि थपाक से पूरी ग्लास ही फूट जाता वो, या फिर आपके आंख में बहुत ही जोर से एसिड जा सकता था। इसलिए क्या किया हमने? वीक एसिड लिया, मतलब डाइल्यूट लिया। समझ में? स्ट्रॉन्ग ले लेते तो कांच फूट जाता या फिर कंटेनर में ब्लास्ट हो जाता, इतने जोर से उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल सकता है। ओके, तो टू फॉर्म मेटल साल्ट, मेटल का साल्ट बना एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे कि मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पर साल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ओके, और एक एग्जांपल बताऊं। सपोज मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम मेटल ले लिया आपने, इसमें आपने HCl डाला। HCl कैसे डालना होगा? डाइल्यूट। नाम लिखते चलो, HCl कैसे डालना होगा? डाइल्यूट। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है, इसकी तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 मतलब 2, 8, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और Mg++ हो जाएगा। और ये क्या होगा? H+Cl माइनस। मैं और एक ले लूंगा बिकॉज मेरे पास +2 है, -2 चाहिए, और एक ले लूंगा। तो H+Cl माइनस। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन, मतलब मिलेगा MgCl2। इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या आएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। प्लस ये H+, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे ना मैग्नीशियम ने, ये दो इलेक्ट्रॉन दिए थे, ये माइनस यहाँ गया, ये माइनस यहाँ गया, तो ये कैंसिल, H कंबाइन होके H2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो मैग्नीशियम मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो मैग्नीशियम का साल्ट मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं यूज किया? स्ट्रॉन्ग एसिड अगर यूज करते तो इतने फास्टली रिएक्शन होती कि आपका कंटेनर फूट सकता है या हाइड्रोजन गैस आपके आंख में जा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। पानी के साथ मेटल कैसे रिएक्ट होगा? तो पानी 2 तरह का हो सकता है, ठंडा गर्म। तो ठंडे पानी के साथ मोस्टली कोई मेटल रिएक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ मेटल होते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। तो ये जल्दी से पानी के साथ रिएक्ट हो जाएंगे और उनके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड। तो पहले हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइड। अब कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि H+ होता है, याद रखना H+ होता है, और O- होता है। अभी देखा हमने O- होता है। क्यों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, चलो यहां पे लिख देता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6 मतलब 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2, 6। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके पास 2 ऑप्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले या 6 इलेक्ट्रॉन दे। तो इजी क्या है? 2 लेना या 6 देना? 2 लेना।
तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो O माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो H प्लस और O माइनस माइनस ये क्या दे देंगे, ये दोनों अगर कंबाइन हो गए, ये प्लस और ये एक माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा OH माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो हमेशा याद रखना हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, OH माइनस होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेटल, ज्यादातर जो मेटल होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं होते। लेकिन कुछ मेटल होते हैं, सम रिएक्टिव मेटल, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लाइक सोडियम, सोडियम मतलब Na, एंड पोटेशियम, पोटेशियम मतलब K, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड। ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट होंगे, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। सपोज हम K ले लेंगे या फिर Na ले लेंगे, चलो Na, ये है सोडियम, ये है सोडियम। अब इसमें डालेंगे पानी, क्या डालेंगे, पानी, H2O, और ये कैसा, कोल्ड, कैसा, कोल्ड, ओके। अब क्या होगा, देख लो क्या होगा। अब H2O को मैं कैसे लिखूंगा, H-OH चलेगा, H-OH चलेगा क्या, H-OH, H2O, H2O। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा, हमें पता है H प्लस होता है, OH माइनस होता है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है, बराबर, H प्लस होता है, OH माइनस होता है। अब सोडियम क्या करेगा, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, बिकॉज उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सोडियम के पास 2 8 1 2 8 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो खुद प्लस हो गया। तो अब ये Na प्लस और ये OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस, तो क्या मिला, NaOH। कुछ याद आया, इसका नाम पहले दिया था मैंने आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। प्लस अब बचा क्या, H प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बचा H। लेकिन हमेशा याद रखना H ऐसे कभी तैयार नहीं होता है, हमेशा H2 होता है, H2। अगर ये 2 चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो सोडियम को ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही सपोज आपने पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम, पोटेशियम K, ओके। अब इसमें क्या करो आप, H2O डालो, H2O डालो, ओके, ठंडा पानी। अब H2O को क्या लिखूंगा मैं, H-OH, ठीक है। तो K क्या होगा, K प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब 1 इलेक्ट्रॉन क्यों, बिकॉज पोटेशियम 19 होता है, 19 मतलब 2, 8, 8, 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और K प्लस बन जाएगा, K प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये H प्लस, ये OH माइनस, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, H मिल जाएगा। ये K प्लस और OH माइनस क्या होगा, KOH, तो इसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम होगा इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमेशा याद रखना H ऐसे कभी नहीं बनता, H2 चाहिए, तो इसको 2 ले लोगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो पोटेशियम अगर ठंडे पानी के साथ रिएक्ट हुआ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, और हाइड्रोजन गैस है इसलिए एरो ऊपर दिखाया, मतलब गैस ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो मैग्नीशियम मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल सोडियम और पोटेशियम जितना रिएक्टिव नहीं होता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, पानी को स्टीम बनाना पड़ेगा ऑफ वाटर टू गिव द सिमिलर रिएक्शन। इसी टाइप की रिएक्शन देने के लिए मैग्नीशियम के साथ गर्म पानी लगेगा, स्टीम लगेगा। अब ये रिएक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो अब देख लो मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ स्टीम, मतलब H2O, स्टीम मतलब आप इसको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, H प्लस प्लस OH माइनस, समझ रहे हो ना, H-OH लिखोगे तो H प्लस प्लस OH माइनस, और Mg क्या होगा, Mg प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब मैं क्या करूंगा, ये प्लस प्लस है ना, तो मैं ये 2 ले लूंगा, H प्लस OH माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, बिकॉज प्लस 2 है ना, तो ये माइनस, ये प्लस के साथ, ये माइनस, ये प्लस के साथ, तो ये +2 ये -2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, MgOH टेकन ट्वाइस। समझ में आया, OH 2 क्यों लगे, बिकॉज पे +2 चार्ज है तो माइनस भी 2 चाहिए। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बाय द वे ये रिएक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मेरे स्टूडेंट को ये रिएक्शन आनी चाहिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल है, ओके। अब क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, तो H2 गैस बाहर चला जाएगा। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोक्साइड मिला और
हाइड्रोजन गैस बाहर चला गया। तो यहां से ये पता लगता है मेटल पानी के साथ रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोक्साइड दे देते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर चला जाता है। तो ये आखिरी रिएक्शन थी, आखिरी केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटल्स की। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.